यूरोपीय व्यापारी में सर्वप्रथम भारत कौन आया था? पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? कालीकट में 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में 1503 ईस्वी में। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? जमोरिन ने। भारत में पुर्तगीज शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505-1509 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? एंटोनियो द नोरोन्ना के दरबार में। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड देश का व्यापारिक नाविक था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम कौन सा है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर में से किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? हुगली में 1534 ईस्वी में। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। किस फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की नींव डाली थी? फ्रैंको मार्टिन ने। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था? मार्टिन फ्रांसिस के समय में। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक ने। कार्टज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी? समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के शासनकाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। नीनो डी कुन्हा ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी? सेंट थॉमी, मद्रास तथा हुगली में। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के। डच कंपनी का क्या नाम था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। सुमात्रा या बैंटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की? बादेर हेग ने, मसूलीपट्टनम में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? डचों ने। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 ईस्वी में स्थापित किया था? चिंसुरा का कारखाना। डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? वटाविया नगर को। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले थे? पुलिकट, उड़ीसा में। 1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नागपट्टनम में। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता की नीति पर।
डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई थी? बेदरा के युद्ध में। डच व्यापार के विस्तार का समय कौन सा था? 1630 से 1665 ईस्वी के बीच। सूरत में डचों को काफ़ी नील मिलती थी। यह कहाँ तैयार की जाती थी? मध्य भारत तथा सुमात्रा में। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को। हुगली, मसूलीपट्टनम, कराईकल एवं बालासोर में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? हुगली। डचों का मुख्य लक्षण क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार। किसने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें यदि छेड़ा गया तो काट खाएंगी और यदि न छेड़ा जाए तो ये हमें शहद देंगी? अलीवर्दी खान ने कहा था। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगालियों ने कब स्वीकार किया? जुलाई 1654 ईस्वी में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? कासिम खान ने। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया? डचों का। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दो कंपनियों को अधिकार प्राप्त हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेष अधिकार प्रदान किया था? 15 वर्षों का। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ था? सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी का होना, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण व आधुनिक हथियार प्राप्त होना और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव होना। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था? थॉमस वेस्ट ने। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर कौन सा प्रांत उन्हें पुर्तगाल से उपहार में मिला था? मुंबई। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। इसका उद्देश्य क्या था? शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना, नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? 1615 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र कौन सा हो गया? मद्रास। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास में।
फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। इस कोठी का क्या नाम था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसका उद्देश्य क्या था? 500 पैगोडा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर कूट। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल में। भारत की खोज सर्वप्रथम 1498 में वास्को डिगामा ने किया था जो पुर्तगाल का निवासी था। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था जो स्पेन का निवासी था। केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, पुर्तगाल का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने किया था जो ब्रिटेन का निवासी था। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में अबेल तस्मान ने किया था जो हॉलैंड का निवासी था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कॉलबर्ट 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की थी? फ्रैंको कैरो द्वारा। फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने किस युद्ध में मार दिया था? अंबूर के युद्ध में। किस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था? कर्नाटक के तृतीय युद्ध का। कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को अपनाया था? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था कौन सा था? बिहार से। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली में से कौन सा एक यूरोपीय स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी लोग सबसे अंत में आए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कब किया था? 1663 ईस्वी में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया से। दिल्ली, काबुल, मकराना एवं श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा नगर सम्मिलित था? श्रीनगर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाहसूजा से। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में सही कथन क्या है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दारा शिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? गुरु हरराय को। जफरनामा किसकी कृति है? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? अजीम खान ने।
आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय दिया जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसे माना जाता है? गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित थी? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब से। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को। हेमकुंड किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। खालसा पंथ 1699 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है? 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनके समाधि स्थल पर उक्त गुरुद्वारा स्थित है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। हरमंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारन और करतारपुर नगरों की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। मसनद प्रथा का क्या आशय है? सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना होता था, उसे ही मसनद प्रथा कहा जाता था। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, उनको यह नाम किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसका क्या नाम था? सुमंत। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। मराठों के साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खान। संभाजी के बाद मराठा शासन को जिसने सरल और कारगर बनाया था वह कौन था? बालाजी विश्वनाथ। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? काशीराज पंडित ने। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? बालाजी बाजीराव के समय में। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में मध्य हुआ। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों प्रपत्र में किया जाता था? मराठों के। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? कुलकर्णी। कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान, नजीबुद्दौला। चौथ क्या होता था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुई थी। इस युद्ध में कई सारी संधियां की गई थीं। उन संधियों में कुछ प्रमुख संधियां इस प्रकार थीं। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में जो राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में
जो हेस्टिंग्स व पूना सरकार के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 और माधवराव 1761 से 1772। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ के। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह कथन किससे संबंधित है? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण के अबोध होने के कारण। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में, राजा राम की पत्नी। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था और उन्होंने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? मराठा के प्रशासन में। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता क्या थी? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से। मराठा, मुगल, राजपूत एवं सिख में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठों ने। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कहाँ स्थित है? प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध था 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? बक्सर के युद्ध को। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के। सितंबर 1760 की संधि द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में 20 जून 1756 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही क्रम, प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी, मेघालय के। कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खान।
बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खान मूलतः कहाँ का था? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। कुछ प्रमुख संधियां इस प्रकार थीं मराठों द्वारा की गई। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में जय सिंह व शिवाजी। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में की गई थी। बालाजी बाजीराव व राजा राम द्वितीय संबंधित हैं। भल्की की संधि 1752 ईस्वी में बालाजी व हैदराबाद के निजाम संबंधित हैं। राक्षस भुवन की संधि 1763 ईस्वी में माधवराव व हैदराबाद के निजाम संबंधित हैं। कंकापुर की संधि 1769 ईस्वी में माधवराव व जनोजी के बीच। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में माधवराव नारायण राव व अंग्रेज के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में माधवराव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में माधवराव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच में। बेसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को भोसले व अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में। राजापुर घाट की संधि 1804 में होलकर व अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि 13 जून 1817 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर व अंग्रेजों के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कौन था? सर आयरकुट। हैदर अली, टीपू सुल्तान एवं मीर कासिम में से कौन भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? पोलीलूर की युद्ध में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 में समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ मार्च 1784 में समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू जिसमें पराजित हुआ वह युद्ध के मध्य में वह मारा गया था। इसके साथ ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, जिसमें टीपू मारा गया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरघना, मेरठ में। बंगाल के प्रमुख नवाब मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727, सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खान 1739 से 1740,
अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफ़र 1763 से 1765, नजमुद्दौला 1765 से 1766, सैफ उद्दौला 1766 से 1770 और मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। इस प्रकार बंगाल के प्रमुख नवाबों का क्रम मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक उद्दौला है। कौन सा शासक था जिसने आमेर में यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था? सवाई जय सिंह। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के मध्य के समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खान। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही के लेखक कौन हैं? जयपुर के सवाई राजा जय सिंह। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खान। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थीं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? सफदरजंग को। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। मैसूर, अवध एवं हैदराबाद में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान थी? अवध राज्य। वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? रुहेलखंड का। 18वीं सदी के कुछ नए स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक इस प्रकार थे। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था 1739 ईस्वी में। हैदराबाद का संस्थापक चिनकिलीज खान था 1724 ईस्वी में। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने 1714 ईस्वी में किया था। बंगाल का स्थापना मुर्शीद कुली खान ने 1713 ईस्वी में किया था। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खान ने 1717 ईस्वी में किया था। भरतपुर का स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में किया था। मैसूर का स्थापना हैदर अली ने 1761 ईस्वी में किया था। त्रावणकोर की स्थापना मार्तंड वर्मा ने किया था। अहोम का स्थापना रुद्र सिम्हा ने किया था और मराठा साम्राज्य का स्थापना पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया था। किस मुगल शासक ने राजपूत शासक जय सिंह को सवाई की पदवी दी थी? फर्रुखसियर ने। जयपुर शहर की स्थापना कब हुआ था? 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा। यूक्लिड के रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने। किसने लिखा है कि राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला था? मनूची ने। भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी? चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1805 ईस्वी में। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने और कब कराया था? आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में। अवध के राजा की उपाधि किसने दी थी? सआदत अली खान को कहा जाता है अवध का राजा। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? सआदत खान ने। अवध के नवाबों का सही क्रम क्या है? वजीर अली, सआदत अली खान, मोहम्मद अली शाह और वाजिद अली शाह। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था?
मद्रास का। किस गवर्नर जनरल के समय में 1806 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर के समय में। 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे कहाँ लागू किया गया था? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में। अर्थात सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? कर्नल स्लीमैन के अध्यक्षता में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हैदर अली और लॉर्ड वेरेल्स्ट के बीच हुआ था, जो मद्रास की संधि के साथ 1769 ईस्वी में समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था, जो हैदर अली अर्थात टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था, जो मंगलौर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच तक चला, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के मध्य, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुआ था, जो मैसूर की सहायक संधि के स्वीकार के साथ खत्म हुआ था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जीटी रोड। एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर दिया गया था। सिंध का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का प्रथम वायसराय था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया था? 1858 में महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी की घोषणा के समय। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1789 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? 1858 के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता किसने प्राप्त की थी? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था? सर जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लीटन। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था? कैंपबेल के। वेल्जली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना था। किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के समय में। उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया था? सर जॉन लॉरेंस ने। साहित्य जगत में लॉर्ड लीटन को किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ के नाम से। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी?
1876 रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, किसके द्वारा? वेवेल द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। किस घोषणा द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना? 1 नवंबर 1858 ईस्वी के इलाहाबाद की घोषणा के बाद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे? टेनेंसी एक्ट के द्वारा। एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक कौन था? लॉर्ड लीटन। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो ने। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से एक युद्ध कौन सा था? आंग्ल अफगान युद्ध। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की थी? बेंटिक ने। कुर्ग तथा कछार की रियासतों को बेंटिक ने किस आरोप द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया? अव्यवस्था के आरोप द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच कब शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी में। ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं में योग्यताओं को महत्व दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? लॉर्ड वेलेजली ने। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेज की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड रिपन। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। बंगाल में टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सा फंड पारित किया गया था? लेडी डफरिन फंड। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया?
सिर्फ हिंदू राज्यों पर। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय।